तो जैसा हम जानते हैं कि भारत में कानून बनाने का एक तरीका है कि पहले पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, फिर उसको दोनों हाउसेस से पारित किया जाता है, पास किया जाता है, फिर वह प्रेसिडेंट पे जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, तो वो देश में कानून बन जाता है। और ऐसी ही सेम प्रक्रिया है नेपाल में। नेपाल में क्या होता है, उनका जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, लोअर हाउस को जो हमारे यहाँ लोकसभा कहा जाता है, वहाँ पे बिल आता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से वो पास होता है, दूसरे अपर हाउस में पास होता है, प्रेसिडेंट पे जाता है। लेकिन वहाँ अपर हाउस को उतनी मान्यता नहीं दी जाती। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक से भी अगर पास हो जाता है उनका बिल, तो उस बिल को पास मान लिया जाता है और प्रेसिडेंट पे भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के साइन करते ही कानून बन जाता है। हाल में क्या हुआ है, नेपाल में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2006 आया था पहले। उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी, जिन दिक्कतों के बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे। तो उन दिक्कतों को सही करने के लिए इसमें अमेंडमेंट लाया गया था और इस बिल को दोनों जो उनकी हाउसेस हैं उनसे पारित किया गया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, अपर हाउसेस, सबसे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब विद्या देवी भंडारी जो वहाँ की प्रेसिडेंट है नेपाल में, उनको जब ये बिल भेजा जा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो उस पर साइन ही नहीं कर रही हैं। उन्होंने पहले इसको दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया था और उसके बाद में अभी जब उनके पास में भेजा गया है तो अभी 1 महीने से ज़्यादा होने को आया, उन्होंने साइन ही नहीं किया है। और ये बिल अगर पास हो जाता है तो इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। अब ये बिल क्या है, कैसे इंडिया को इससे फ़ायदा होगा, क्यों वो साइन नहीं कर रही, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि नेपाल की पार्लियामेंट कैसी है। ये हमारे क्वेश्चनों के जवाब में से ही एक है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनमें तकरीबन 275 लोग हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि वहाँ पे इस समय 135 जो वोट्स हैं वो अमेंडमेंट बिल के पक्ष में पड़े थे। और पहले हम जानते हैं सीपीएन नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, केपी शर्मा ओली की, तो वो पार्टी 2 पार्टियों में टूट गई थी, सीपीएन यूएमएल और सीपीएन एमसी। सीपीएन यूएमएल अभी भी केपी शर्मा ओली के पास में है, लेकिन सीपीएन एमसी ने जो एनसी पार्टी थी, एनसी मतलब नेपालीज कांग्रेस, उसके साथ में मिलकर सरकार बना ली थी और केपी शर्मा ओली विपक्ष में चले गए थे, जो पिछले साल तक प्रेसिडेंट थे। केपी शर्मा ओली काफी ज्यादा विवादों में भी रहते थे, न्यूज में हम लोगों ने पहले देखा है, लेकिन अभी वो विपक्ष में है। अब हुआ क्या उनके समय में जब वो पिछले साल तो सीपीएन मेजोरिटी में थी, तब तो टूटी नहीं थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वही अपना प्रेसिडेंट बनाती है। ज़्यादातर नॉर्मली यही देखा गया है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं, तो उसका ही प्रेसिडेंट बन जाता है। अब जो विद्या देवी भंडारी हैं, जो वहाँ की प्रेसिडेंट बनी है नेपाल की, वो बनी हुई है किसकी, केपी शर्मा ओली की पार्टी की, यानी कि सीपीएन यूएमएल की है वो। और वो एक तरीके से विपक्ष की प्रेसिडेंट, अब विपक्ष में चले गए हैं वो, लेकिन प्रेसिडेंट तो एक टेन्योर से पहले खत्म नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो विपक्ष को ज्यादा सपोर्ट करती है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल में हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जब से उन लोगों को मोनार्की से आज़ादी मिली है, 1990s में उनको मोनार्की से आज़ादी मिली थी, तब से लेकर 2015 तक उनका 4 बार तो संविधान बनाया जा चुका है। तो हम देख सकते हैं कि उनका संविधान सही से बन ही नहीं पा रहा है। आज इंडिया है, इंडिया को 75 साल हो गए आज़ादी के, आज तक संविधान हम लोगों को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें बहुत तगड़ा संविधान देके गए थे। और वहीं पे नेपाल में हर चौथे साल नया संविधान बनाना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं वैसे ही वहाँ बहुत प्रॉब्लम है। अब देखो, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर कुछ बातें कही गई थी, जिन बातों पे गौर करना जरूरी है, जिनमें इनका अमेंडमेंट लाया गया। पहली बात यह है कि जो नेपाल के लोग हैं, जो 2006 से पहले से नेपाल में रह रहे हैं, उन लोगों को नेचुरली नेपाल की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उनके बच्चों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके बारे में कोई है ही नहीं। मतलब नेपाल में रहने वाले लोगों के जो बच्चे हैं वो स्टेटलेस हो जाते हैं। उनके लिए एक कानून बनाना था, जो कानून अभी तक आ ही नहीं पाया, जो इस अमेंडमेंट में लेके आना है लोगों को। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें था कि हाँ उनके बच्चे भी होंगे, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसमें नहीं है। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है, तो इसको सॉल्व करने की बात है इस अमेंडमेंट में, कि जो लोग हैं उनके बच्चे भी नेपाल के ही सिटीजन होंगे। और नेपाल हम लोग जानते हैं विक्रम संवत और चलाता है, तो नेपाल में तो 2079 ईयर चल रहा है इस समय, तो वो लोग अपने ईयर के हिसाब से करते हैं। उनके हिसाब से 2006 या 16 नहीं है, ये मैं नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बता रहा हूँ।
इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जेंडर जस्टिस नहीं दिखाता उनका संविधान जब भी सिटीजनशिप की बात आती है तो, क्योंकि आर्टिकल नंबर 2B में नेपाल के संविधान में जहां कहा गया है कि मानो मम्मी और पापा हैं, जिसमें पापा मान लो कहीं बाहर के हैं या मम्मी नहीं बताना चाहती कि इस लड़के का बाप कौन है, लड़की का बाप कौन है, तो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस बच्चे का बाप अनआइडेंटिफाइड है, और ये लिखित में डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि एक बहुत अनआइडेंटिफाइड डिक्लेयर करना एक ह्यूमिलिएटिंग चीज हो जाती है। तुम्हें लिखना पड़ता है कि हाँ अनआइडेंटिफाइड, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर तुम चाहो कि मुझे बाप नहीं बताना है तो तुम्हें अनआइडेंटिफाइड नहीं लिखना पड़ेगा फादर की जगह। और जबकि इसी की जगह, अब देखो ये दोनों तरफ से होता तो फिर भी सही होता, लेकिन जहां पे पुरुषों की बात आती है तो उन्हें महिलाओं के नाम हटाई दिया जाता है, वहां उन्हें अनआइडेंटिफाइड मदर नहीं लिखना पड़ता। तो पहली बात। दूसरी हो गई यहाँ पे कि जो जेंडर जस्टिस होती है उसके खिलाफ जाता है। अब तीसरी बात आती है इंडिया की, कि इंडिया के लिए ये फायदेमंद कैसे है। तो देखो, इंडिया और नेपाल सालों से नहीं सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता आपस में निभाते चला आया है। अब रोटी बेटी का रिश्ता क्या होता है कि हम लोग उनके साथ में रोटी भी बांटते हैं और बेटियां भी बांटते हैं, कि दोनों की क्रॉस बॉर्डर शादियां वगैरह होती रहती हैं, ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अगर कोई नेपाल का आदमी नॉन नेपलीज वुमेन से यानी कि किसी इंडियन से शादी कर लेता है तो 7 साल इंडिया की वुमेन को वहां पे रहना पड़ेगा, तब तक ना तो उसकी जो औरत है वो और ना ही उसके बच्चे किसी को भी नेपाल की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, यानी कि वो लोग स्टेटलेस रहेंगे 7 साल तक। अब समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। यहीं पे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में खड़े खड़े एक बार अगर इंडिया का बंदा या बंदी किसी से शादी कर लेता है तो सेकंड पर्सन जो उसका कपल है उसको खड़े खड़े सिटीजनशिप दी जाती है तुरंत के तुरंत। लेकिन ऐसा नेपाल में नहीं है, खास करके महिलाओं को तो तुरंत दी जाती है अगर कोई देश में लेके आता है तो। अब यहीं पे इस अमेंडमेंट को करके ये जो 7 साल का कूलिंग पीरियड है कि 7 साल तक वो महिला उसके बच्चों को नहीं दिया जाएगा क्या सिटीजनशिप, इसको भी खत्म करने की बात चल रही है। तो बेसिकली कहा जाए तो ये 3 चीजें हैं जो वहां में चेंज करने की जरूरत है और जो चेंज की जा रही हैं इस अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं CPM UML की, जो कि KP शर्मा ओली की पार्टी है, जो अभी विपक्ष में है, उनका मानना ऐसा है कि नहीं, ये 7 साल की जो कूलिंग पीरियड है इसको नहीं हटाना चाहिए, यह बने रहना चाहिए। और वहीं CPN-MC और NC जो नेपाली कांग्रेस है और CPN-MC जिन लोगों ने मिलकर अभी सरकार बनाई है, उनका मानना है कि ये हट जानी चाहिए। क्योंकि देखो एक दूसरी चीज भी है, अभी 1.5-2 महीने बाद क्या है, नेपाल में आने वाले हैं चुनाव। तो जो शमशेर बहादुर जी हैं वो इनको, शमशेर बहादुर PM है बेसिकली, तो वो PM के चुनाव में इसको अपने प्रोपेगेंडा के रूप में यूज़ करना चाहते हैं कि लोगों के सामने जाकर रखेंगे, देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दी। तो अभी इसमें सबसे बड़ा अड़विंगा डाल रही हैं वहाँ की प्रेसिडेंट जो कि है विद्या देवी। अब और विद्या देवी सीधी सी बात है KP शर्मा ओली को सपोर्ट कर रही हैं, जिस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार सपोर्ट कर रही हैं, पिछली बार की अगर बात की जाए ना तो KP शर्मा ओली ने कोशिश की थी 1 साल पहले कि नेपाल में पूरी की पूरी संसद को डिसॉल्व कर दिया जाए और दोबारा चुनाव हो जाए। फिर विद्या देवी ने इसको मान भी लिया था, बीच में सुप्रीम कोर्ट नेपाल की कूदी थी और उसने कहा था कि डिसॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब लोग हैं, मेजोरिटी है दूसरों के पास में, तो वो लोग बना सकते हैं। तब ये हम देखते हैं शमशेर बहादुर जी जो PM है इनको चुना गया था बाद में। तो दिखता ही है कि प्रेसिडेंट विपक्ष के पक्ष में है क्योंकि उन्होंने ही उन्हें प्रेसिडेंट बनाया था, दैट्स व्हाई। अब इसमें क्या इंडिया का देखा जाए तो बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया की बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है, वहाँ के जो राइट्स हैं, जो सिटीजन्स के स्पेशल राइट्स होते हैं, उनको वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं 7 साल तक, बहुत ज़्यादा बड़ा समय है। और जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है, तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो हमारी यहाँ की जो बेटियाँ हैं जो वहाँ पर जाती हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ये होता कैसे है और हो भी पाता है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। दैट्स ऑल।